नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड सेकंड सेम लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण 4th यूनिट से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। पृथक्करण से क्या आशय है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृथक्करण संबंधी प्रमुख परिस्थितियां एवं तथ्यों का वर्णन करो। प्रश्न देखेंगे, नोट करेंगे। पृथक्करण से क्या आशय है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृथक्करण संबंधी प्रमुख परिस्थितियों एवं तथ्यों का वर्णन कीजिए। एक्सक्लूजन, पृथक्करण देख रहे हैं आप, EXCLUSIN। संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर को सर्वोत्तम बनाने के लिए कुछ तथ्यों एवं घटनाओं का बहिष्कार करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, पृथक्करण से आशय यहाँ पर है पृथक करने से है, अलग करने से है, हटा देने से है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग लेवल को हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए कुछ फैक्ट और कुछ घटनाएं कह रहे हैं कि अनिवार्य है। कुछ फैक्ट और कुछ घटनाएं अनिवार्य है जिनका बहिष्कार करने का प्रयास किया जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनका हमें बहिष्कार करना चाहिए, पृथक्करण करना चाहिए, जिसके लिए शिक्षक द्वारा इसमें सहयोग किया जाता है। जैसे एक विद्यालय में अनुशासन के नाम पर छात्रों पर अनेक प्रकार के नियम और प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, तो छात्र के संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर के सर्वोत्तम रूप के लिए बाधक होते हैं। तो विद्यार्थियों, पहले तो पृथक्करण का मीनिंग समझना होगा, तभी इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। पृथक्करण का मीनिंग आप समझ गए हैं। कुछ ऐसी गैर जरूरी बातें जो पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों पर हम लाद देते हैं, उसे हटाना, उसे अलग करना, उस नियंत्रण को खत्म करना, यहाँ पर पृथक्करण से आशय है। जैसे इसमें लिखा है, एक विद्यालय में अनुशासन के नाम पर छात्रों पर अनेक प्रकार के नियम लगा देते हैं, तो हम अनुशासन के नाम पर गैर जरूरी नियम बना देते हैं, उसे भी हटाना बहुत ज़रूरी है। तभी विद्यार्थी का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ पाएगा। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य ज्ञान के निर्माण से है और बुद्धि से है। इस स्थिति में शिक्षक को पृथक्करण के सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए, प्रतिबंधों को समाप्त करना चाहिए, जो जरूरी प्रतिबंध नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है, उसे हटाना चाहिए, और छात्रों में स्व अनुशासन की भावना का विकास करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए छात्र, ऐसी स्थिति पैदा करना चाहिए। पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत उन सभी परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जो कि अधिगम एवं संज्ञानात्मक विकास में बाधा करती हैं। तो जो आपके लर्निंग में, टीचिंग में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बैरियर पैदा करती है, ऐसी सभी चीज़ों को हटाना चाहिए कह रहे हैं, वही पृथक्करण है विद्यार्थियों। तो किन किन चीज़ों को एक शिक्षक द्वारा हटाना चाहिए? नंबर 1, नियंत्रण का पृथक्करण। अब प्रश्न आपके लिए बहुत सरल हो गया होगा और उत्तर भी, केवल पॉइंट्स भी आप लिख लें तो आप इसके उत्तर को भली भांति मन से भी लिख पाएंगे, समझेंगे और अच्छे से। एक्सक्लूजन ऑफ कंट्रोलिंग, पृथक्करण, नियंत्रण का पृथक्करण। नियंत्रण की स्थिति में छात्रों का संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर कुप्रभावित होता है, अफेक्ट करता है, बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है अगर बहुत ज़्यादा हम नियंत्रण और कंट्रोल रखने का प्रयास करते हैं तो। इसलिए एक कुशल शिक्षक को प्रत्येक प्रकार के नियंत्रण से छात्रों को मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। एक जो स्किल टीचर है उसे अपने विद्यार्थियों को बेकार के कंट्रोल से फ्री करना चाहिए। छात्रों की रुचि एवं योग्यता संबंधी गतिविधियों के संपादन में सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके इंटरेस्ट, उसके एबिलिटी के हिसाब से उसे पढ़ाना चाहिए। यह अनुभव कराना चाहिए कि शिक्षक उनका सहयोगी है, कोऑपरेटिव या फैसिलिटेटर के रूप में शिक्षक है, यह उन्हें महसूस कराना चाहिए तथा उन पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। पॉइंट है तनाव का पृथक्करण, एक्सक्लूजन ऑफ टेंशन। मानसिक तनाव की स्थिति में भी छात्र का संज्ञानात्मक विकास सर्वोत्तम रूप से संभव नहीं होता है। अगर मेंटल लेवल पर वो परेशान है तो भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भली भांति विद्यार्थियों नहीं हो पाएगा। मानसिक तनाव के कई कारण हो सकते हैं। मेंटली जो टेंस है अगर वो, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक शिक्षक को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि छात्र को किस कारण से मानसिक तनाव है, इसके बाद उस कारण को दूर करना चाहिए। ये कारण मेंटली अगर वो परेशान है तो कारण, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एजुकेशनल भी हो सकते हैं और पारिवारिक, फैमिलियर भी हो सकते हैं। तो ये कारण व्यक्तिगत, शैक्षिक और पारिवारिक हो सकते हैं।
इस प्रकार की स्थिति में शिक्षक द्वारा कुशलता से छात्र को तनाव मुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी उसका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संभव होगा और लर्निंग लेवल हाई हो पाएगा, अधिगम स्तर भी उच्च होगा। 3 नंबर का पॉइंट है कठिन अधिगम परिस्थितियों का गतिविधियों का पृथक्करण, एक्सक्लूजन ऑफ डिफिकल्ट लर्निंग एक्टिविटीज़। कठिन अधिगम गतिविधियों का पृथक्करण करना भी एक शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है। तो पॉइंट को समझेंगे। कठिन अधिगम गतिविधियाँ से यहाँ तात्पर्य है डिफ़िकल्ट लर्निंग एक्टिविटीज़ को भी अलग अलग कर देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाते समय अगर आप डिफ़िकल्ट मेथड, डिफ़िकल्ट एक्टिविटी, डिफ़िकल्ट शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं तो वह अध्ययन विद्यार्थियों के लिए नॉन इंटरेस्टेबल होगा, अरुचिपूर्ण होने लगेगा तथा अधिगम गतिविधियों से वह दूर हो जाएगा। तो बालक कठिन समझकर उससे दूर होने लगता है कि इसे नहीं करना है। इसलिए छात्रों के समक्ष सरल से कठिन की ओर क्रम रखना चाहिए गतिविधियों का, इजी टू हार्ड की ओर जाना चाहिए, ना कि हार्ड टू इजी की ओर, तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार भी करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका सिखाने का ढंग, आपका पढ़ाने का ढंग कठिन हो रहा है, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें आवश्यक सुधार, इम्प्रूवमेंट्स करके आपको पढ़ाना चाहिए, तभी कॉग्निटिव लेवल और लर्निंग लेवल उनका हाई होगा। पूर्वाग्रहों का पृथक्करण, एक्सक्लूजन ऑफ प्रिजुडिस। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि प्रिजुडाइस पूर्वाग्रह छात्रों के संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। एक छात्र से पूर्वाग्रह से तात्पर्य पहले से ही छात्र को समझा दिया गया है कि वो पागल है, वो मंदबुद्धि है, वो होशियार नहीं है, तो उसके दिमाग में वह बात बैठ जाती है। एक छात्र उसके माता पिता मित्र कहते हैं, एक छात्र से माता पिता और मित्र कहता है कि वो मंदबुद्धि है, स्लो लर्नर है, तो वह कुछ भी नहीं सीख सकता। इस प्रकार छात्र के मन में पूर्वाग्रह जन्म ले लेता है। वो पहले से ही मान लेता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं मंदबुद्धि हूँ, मैं स्लो लर्नर हूँ, मैं मेंटली रिटार्डेड हूँ। इस तरह की धारणा पूर्व से ही बालक के मन में न डालें, तो वह कुछ भी नहीं सीख पाएगा अगर आप डालते हैं तो। जाति, धर्म एवं आदि, लिंग आदि से संबंधित पूर्वाग्रह भी देखे जा सकते हैं कि हमारी जाति में तो ऐसा होता ही नहीं है, हमारी कास्ट में तो आगे बढ़ते ही नहीं है, पढ़ाई करते ही नहीं है, हमारी कास्ट में तो पर्दा प्रथा ही है। इस प्रकार के सब पूर्वाग्रह से छोड़कर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। एक कुशल शिक्षक द्वारा इस प्रकार के पूर्वाग्रहों को जन्म नहीं देना चाहिए। विरोधी विचारों का पृथक्करण, एक्सक्लूजन ऑफ कंट्रोवर्सी व्यूज या आइडियाज़। जब छात्र किसी तथ्य एवं घटना पर विरोधी विचार सुनता है तब उसका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रक्रिया बाधित हो जाती है, तब वह बैरियर बन जाता है। उदाहरण के लिए छात्र के परिवार वाले सूर्यग्रहण की घटना को देवासुर संग्राम से जोड़ देते हैं। जब छात्र को शिक्षक द्वारा इसे खगोलीय घटना बताया जाता है तो विरोधी विचार उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार जानकारी नहीं होने के अभाव में किसी भी घटना को किसी भी घटना से न जोड़कर बताए, क्योंकि विरोधी विचार बच्चे के दिमाग में जन्म लेते हैं। इस स्थिति में अगर ऐसा है भी तो शिक्षक को सत्य विचार एवं तथ्य को छात्र के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे भ्रमपूर्ण स्थिति को समाप्त किया जा सके। इसके लिए असत्य विचारों को धीरे धीरे अभिभावकों के सहयोग से दूर करना चाहिए। पेरेंट्स के साथ मिलकर टीचर ने विभिन्न प्रकार की जो विरोधी विचार है, गलत धारणाएं हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। 6वां पॉइंट है नकारात्मक व्यवहार का पृथक्करण, एक्सक्लूजन ऑफ निगेटिव बिहेवियर। इस प्रकार की स्थिति में नकारात्मक व्यवहार का पृथक्करण 2 रूप से हो सकता है। नेगेटिव बिहेवियर को अलग करना हम 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला, शिक्षक द्वारा छात्र के व्यवहार का परीक्षण करें। छात्र अर्थात स्टूडेंट के बिहेवियर का आपको एनालिसिस करना है कि वो निगेटिव क्यों है। यदि उसमें नकारात्मकता एवं अपराधी व्यवहार दृष्टिगोचर होता है, अगर उसमें हमको निगेटिविटी दिखती है और किसी प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति का दिखता है कि अपराध कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, तो इसके लिए छात्रों के समक्ष आप आदर्श एवं सकारात्मक व्यवहार प्रस्तुत करें। एक आइडियल और पॉजिटिव बिहेवियर प्रेजेंट करें और बताएं कि यह व्यवहार आपका गलत है। इसके विपरीत दूसरी स्थिति में यदि किसी शिक्षक में उत्तेजना एवं क्रोध की स्थिति अधिक है, अगर कोई शिक्षक है जो स्वयं ही बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, छात्र की त्रुटि करने पर अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखता है, तो उसे भी अपने व्यवहार पर सुधार करना चाहिए और आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, तभी संज्ञानात्मक विकास और अधिगम स्तर उच्च होगा।
नकारात्मक वातावरण का पृथक्करण। 7वां पॉइंट है नकारात्मक वातावरण का पृथक्करण, एक्सक्लूजन ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट। छात्रों में नकारात्मक व्यवहार का जन्म नकारात्मक वातावरण से होता है। विद्यालय का वातावरण यदि संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम वातावरण के अनुरूप नहीं है तो छात्रों का संज्ञानात्मक एवं अधिगम स्तर निम्न होगा। कहा जा रहा है कि अगर वातावरण अगर एनवायरनमेंट ही बहुत नेगेटिव है, अच्छा नहीं है, तो उसका असर भी छात्रों पर होगा और उनका लर्निंग लेवल अफेक्ट होगा। विद्यालय का वातावरण सदैव बाल अपराधी गतिविधियों एवं शिक्षकों की नकारात्मक गतिविधियों से पृथक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। नकारात्मक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। कोई अपराध या क्राइम वाली गतिविधि उसके अंतर्गत अगर हो भी रही तो उसे रोकना चाहिए। इसके स्थान पर विद्यालय का वातावरण शैक्षिक एवं उपयोगी होना चाहिए, बजाय इसके कैसा होना चाहिए, एजुकेशनल और यूजफुल होना चाहिए और जो मॉरल डेवलपमेंट को बढ़ाता है वैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार हम नकारात्मक वातावरण, नेगेटिव एनवायरनमेंट को अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं। 8वां है दंड का पृथक्करण। पृथक्करण का तात्पर्य है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको अलग करना। इसलिए प्रश्न का उत्तर हमारे लिए अब बहुत सरल हो गया है। एक्सक्लूजन ऑफ पनिशमेंट, आप पनिशमेंट वाली स्टेज को भी हटाकर प्यार से समझाने पर जोर दे सकते हैं। प्राय विद्यालय में छात्र अनुशासन के नाम पर दंडित किया जाता है, उसे पनिशमेंट देते हैं। दंड के आधार पर छात्रों के मन में शिक्षक एवं शिक्षालय के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है, बिलीफ नहीं कर पाता है वो शिक्षक और शिक्षालय अर्थात उसके विद्यालय, उसके स्कूल के प्रति भी उसके मन में अविश्वास होता है कि यहाँ तो हमेशा पनिशमेंट ही मिलता है। इसलिए प्रत्येक उस छात्र के मन में हीन भावना का जन्म होता है, वो खुद को ऐसे गिल्ट फील करने लगता है जिससे किसी न किसी रूप में दंडित किया गया हो, अगर उसे आपने बार बार पनिशमेंट दिया है तो। शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना के वातावरण को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। फिजिकल टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर एनवायरनमेंट को कह रहे हैं पूरी तरह कंप्लीटली हमें फिनिश करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए या इस प्रथा को हटा देना चाहिए, जिससे उनके संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर उच्च हो सके। 9 नंबर का पॉइंट है 9 नंबर परंपरावादी व्यवस्थाओं का पृथक्करण, एक्सक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की परंपरावादी व्यवस्थाएं संचालित की गई है जिनके परिणाम स्वरूप छात्रों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। परंपरावादी व्यवस्थाओं से तात्पर्य ट्रेडिशनल, जो हमारे ट्रेडिशन से, हमारी प्राचीन संस्कृति से चला आ रहा है, हमारे घर परिवार में दादा दादी के समय में जो चलता आ रहा था वो आज भी चल रहा है, वही प्रथाएं चल रही है। जैसे लैंगिक आधार पर छात्र एवं छात्र की योग्यताओं को निर्धारित करना, जो जेंडर डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए कह रहे हैं, ये हटा देना चाहिए प्रथा को। तथा सुविधाओं में अंतर करना, जेंडर के आधार पर हम सुविधाएं, लड़के को बहुत ज़्यादा सुविधाएं देते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, बहुत पौष्टिक खाना देना, अच्छा खाना देना, उसके बजाय लड़की पर कम खर्च करना। ये प्राचीन समय में पहले बहुत हुआ करता था, चलता था, आज लगभग समाप्त हो रहा है। परंतु अगर है तो ऐसी परंपराओं को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसी परंपराओं से स्थापित करना जिनको पूर्णतः असत्य माना जाता है। इस प्रकार की स्थितियों के समापन करने से छात्रों का संज्ञानात्मक विकास सर्वोत्तम स्थिति में संपन्न होगा। और लास्ट पॉइंट है 10वां, संवेगात्मक अस्थिरता का पृथक्करण, एक्सक्लूजन ऑफ इमोशनल अनस्टेबिलिटी। संवेगात्मक अस्थिरता से तात्पर्य यहाँ पर है इमोशनली विद्यार्थी स्टेबल नहीं हो पाते हैं, कुछ इमोशंस या संवेग उनको अधिक प्रभावित करते हैं। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि छात्रों का कार्य एवं व्यवहार समाज विरोधी एवं शिक्षालय विरोधी होता है। एक क्लास में अगर 50 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी है, तो उसमें से 5-10 विद्यार्थी ज़रूर ऐसे होंगे जो नकारात्मक या आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे। उनका व्यवहार समाज विरोधी होगा। समाज में हम नैतिकता को मान्यता देते हैं तो वो नैतिकता या मॉरल के विरुद्ध काम करेंगे। शिक्षालय अर्थात विद्यालय में जो काम मना है वो काम वो करेंगे। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, संवेगों में पाई जाने वाली अस्थिरता, इमोशंस में पाई जाने वाली अनस्टेबिलिटी, ये इसका कॉज है, इसका कारण है। शिक्षक को सर्वप्रथम छात्रों की संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल अनस्टेबिलिटी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे कर सकता है शिक्षक, समूह में कार्य देना, एक ग्रुप में काम को डिवाइड कर दीजिए, उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार करना, लविंगली पेश आना, प्रेम स्नेह ममता के साथ व्यवहार करना आदि।
इस प्रकार की स्थिति से छात्रों में संवेगात्मक स्थिति का विकास संभव होगा। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हायर करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसे पृथक्करण करना चाहिए, एक्सक्लूज करना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो उसमें आप इन बिंदुओं को लिखेंगे। बनाने के लिए संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम करने में विविध प्रकार के बाधक तत्वों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स को रिमूव करना चाहिए कह रहे हैं, जिससे कि प्रत्येक छात्र के समक्ष, प्रत्येक विद्यार्थी के सामने एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप हो जिससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग लेवल बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो। तो ये हमने आज पृथक्करण देखा, जो कि बीएड सेकंड सेम के विद्यार्थियों के लिए अधिगम और शिक्षण 4th यूनिट से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न मिलेगा, आपको पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, समावेशन, इंक्लूजन, INCLUSION, इंक्लूजन, जिसमें प्रश्न बनेगा एक शिक्षक को समावेशन के संदर्भ में छात्रों के संज्ञानात्मक विकास एवं अधिगम स्तर को सर्वोत्तम बनाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर आप समझ लेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर आप मन से लिख पाएंगे। केवल पॉइंट्स को याद करना है। प्रश्न के उत्तर को बहुत आसान बनाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप परीक्षा में जाकर लिख पाए। तो वाकई में अगर प्रश्न आपके लिए, उत्तर आपके लिए आसान हो रहा है, आपके काम आ रहा है, तो विद्यार्थियों सपोर्ट कीजिए चैनल को, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे से हमेशा बढ़ाते रहिए। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।